नमस्कार। एनसीईआरटी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन सिंह। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, चाहे हम बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की। इसकी देखभाल करना, अपना ध्यान रखना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और अपने इस विशेष कार्यक्रम के पिछले संस्करण में हमने आपको वेलनेस न्यूरोथेरेपी के बारे में बताया था, किस तरह से इसके माध्यम से रोगियों का आसानी से इलाज किया जा सकता है, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। तो दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के अंतर्गत घुटने दर्द की समस्या और उससे जुड़े हुए समाधानों के बारे में। तो चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों से एक बार पुनः हम आपका परिचय करवाएं। आप राष्ट्रपति भवन के पूर्व न्यूरोथेरेपी सलाहकार रह चुके हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। आपने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अर्धनारीश्वर चिकित्सा को वर्तमान में वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में पूरे विश्व में स्थापित किया है। साथ ही बिना दवा के, बिना किसी उपकरण के और बिना दर्द के कहीं भी और कभी भी आपने लाखों रोगियों का इलाज किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। जी धन्यवाद। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के बारे में, तो अपने आप में ये शब्द थोड़ा सा भारी भरकम लगता है। तो सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं कि वेलनेस न्यूरोथेरेपी, अर्धनारीश्वर चिकित्सा जिसे हम कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? कि यह अर्धनारीश्वर चिकित्सा हमारी वैदिक और प्राचीन चिकित्सा है। पहले जो अपने गुरुकुल होते थे, उन गुरुकुल के अंदर गुरु शिष्यों को इस चिकित्सा को सिखाते थे और फिर राजा महाराजाओं का भी उससे इलाज करते थे, कॉमन मैन का भी इलाज करते थे। बहुत ही वैदिक इसका सिद्धांत है। और हम जैसा देखते हैं, भगवान शिव के रूप में भी आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है, ऐसा हम देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। शरीर में भी हम जब इसको देखते हैं तो दायां हिस्सा हमारा अलग है, बायां हिस्सा हमारा एकदम अलग है। दाहिना हमारा ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरह से दोनों तरफ अगर देखें तो ढांचा और केमिकल दोनों ही शरीर में दो पार्ट में विभाजित भी हैं। जब हम इसको सरल भाषा में देखें तो दोनों हमारी किडनी हैं, वो हैं एक जैसी लेकिन अलग अलग काम करती हैं। हमारे लंग्स हैं, हमारी जैसे दोनों नाक के जो स्वर हैं, एक चंद्र है एक सूर्य है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन भी है। आज का विज्ञान भी इस बात को प्रतिपादित करता है कि डीएनए को अगर हम खोलते हैं तो उसको खोलने के बाद जीन्स को उसके ऐसे सीडी ऐसे निकलती है, जिसको हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग की बात करते हैं जी। उस सीडी में भी एक एसिड है और एक एल्कलाइन जी। शरीर में भी एक शरीर ठंडा है और एक गर्म है, यानी एसिड है और एक एल्कलाइन है। जैसे आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ की बात करते हैं, ऐसे ही अर्धनारीश्वर ये शरीर को टोटली दो विभागों में विभाजित करता है, एक एसिड और एक एल्कलाइन। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घुटने दर्द की समस्या है, ये किन लोगों में देखने को मिलती है? क्या ये केवल बुजुर्गों में होती है या फिर आजकल यूथ में भी इसे देखा जा सकता है? जी सिमरन जी, घुटना दर्द एक ऐसी कॉमन बीमारी बन गया है कि अब इसकी कोई उम्र ही नहीं रही जी। माना 30 साल की उम्र, पहले कभी था कि 60 साल हो गया अब घुटनों में दर्द हो गया, 80 साल हो गए तो घुटनों में दर्द हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है जी। अभी तो 30 साल 35 साल 40 साल में भी बड़ी तादाद में महिलाओं में खास कर पाई जाती है। लेकिन 50 साल अगर 40 साल 45 साल हो गए, इसका मतलब घुटनों का रोग आएगा ही। आप कॉमन भीड़ में हाथ खड़ा करिए जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो और पूछें कि घुटना का दर्द किस किस को है, तो मुझे लगता है मोर देन 50% लोग अपना हाथ खड़ा कर देंगे। ऐसी भयंकर ये बीमारी घुटनों की कॉमन लोगों में आज पाई जाती है। तो जैसे कि आपने बताया कि कॉमन बीमारी बन गई है, बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। तो घुटने दर्द की मुख्य कारण क्या है, घुटने दर्द की समस्या होने के, और क्या इससे जुड़े हुए लक्षण हैं? तो घुटने दर्द के लक्षण में तो ये है कि घुटना दर्द के अंदर सूजन आ गई, घुटने में कभी कट कट की आवाज़ हो रही है, हम चल रहे हैं तो घुटने के आगे इधर बाएं दाएं नीचे दर्द आना शुरू हो जाएगा। बहुत बार हमको पता नहीं होता कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन घुटना दर्द यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, कभी ऊपर की तरफ आ रहा है, घुटने के अंदर इन्फ्लामेशन नज़र आ रही है।
सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं उस समय चढ़ना मुश्किल होता है, सीढ़ी उतरते तो उस समय उतरना मुश्किल हो जाता है। यानी ऐसे शुरुआती अनेक सारे सिम्टम्स इसमें निकल कर हमारे साथ में आते हैं। और कारण की जहाँ तक बात करें, उसका एक बड़ा मेजर कारण जो मेरे संज्ञान में है, जो मैंने देखा है, कि जब बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी के पहले 10 दिन ये बहुत सावधानी के होते हैं। कोई भी ठंडी चीज़, हवा जैसे एयर कंडीशंस, बाहर की हवा, ये नहीं आनी चाहिए, उस शरीर को स्पर्श नहीं करनी चाहिए जी। ऐसे ही कुछ ठंडा हमारे को इनटेक नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो महिला इनटेक ठंडा करती है, या मान लो उसको कोई ग्लूकोज चढ़ा, कुछ ऐसा हुआ, ये हमारे जो वात तत्व है ना, वात जिसको हम बोलते हैं वायु, उसमें विकृति डाल देती है और इन्फ्लामेशन की बीमारियां क्रिएट कर देती है। बिल्कुल। और नी पेन ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसको आज की भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो बड़ा कारण डिलीवरी के समय के वो 10 दिन हैं। पहले समय इसको प्रसूति रोग बोलते थे। जी, ये तो हमने महिलाओं के बारे में बात की, लेकिन जब हम पुरुषों के बारे में भी बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो उन्हें भी बरतनी चाहिए, या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से शायद ये रोग उनमें भी देखने को मिल रहा है? घुटने दर्द की तकलीफ के जो मेजर कारण समझ में आते हैं, उनमें एक आता है इंजरी, चोट लग गई कभी उनको जी। मेनिस्कस टियर हो गया। शुरुआत में तो बहुत अधिक दर्द नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उम्र बढ़ी, अब किन को होता है, तो जैसे खिलाड़ी हैं अपनी बॉडी को एक्सेस यूज करते हैं जी। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो अपनी बॉडी को एक्सेस यूज करते हैं, तो एक पार्ट ये है। लेकिन जो जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना काम किया नहीं, फिजिकल फिटनेस भी बहुत अधिक रखी नहीं, लेकिन उनको भी घुटना दर्द है, तो उनका कारण क्या हो सकता है? तो उनके शरीर में वायु की मात्रा अधिक होना है, तो उनका भोजन कुछ गड़बड़ होता है, तब होता है वायु तत्व बढ़ गया, या फिर स्ट्रेस जब आई तो भोजन ठीक से पचा नहीं पचने के कारण पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है। शरीर तो मोटा नजर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फैटी नजर आएगा, यानी जो कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, ऐसी चीजें आती हैं। अब इनमें कॉमन स्त्री पुरुष में ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी क्यों आती है? जबकि हम तो भारत में रहते हैं, हमारे को तो सूर्य भगवान की बड़ी कृपा है। बिल्कुल। सुबह से लेकर रात तक बहुत बड़ा एक्सपोजर हमको सूर्य का मिलता है। हर तरह का मौसम यहाँ पर हर तरह का होता है। मौसम हमारे को मिलता है, ठंडा भी है, गर्म भी है, सब तरह का है। फिर भी ऐसा क्यों है? तो उनमें एक बड़ा मेजर कारण आ रहा है, हमारे जो पानी से हम पी रहे हैं या हम जो खा रहे हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की अधिकता। ये जो केमिकल्स की अधिकता है, पेस्टिसाइड्स की अधिकता है, ये हमारे एब्जॉर्प्शन को गड़बड़ करती है, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने से पहले रोक देती है। इसीलिए एसिड और एल्कलाइन दोनों इम्बैलेंस होने लगते हैं। यानी हम समझ सकते हैं कि हमारे भाग दौड़ भरे जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत। खान पान से लेकर यहाँ तक कि पानी आप किस तरह का पी रहे हो, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। व्यायाम हम किस तरह का कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, मुझे लगता है एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग की वजह से भी होता है, ये समस्या हो सकती है। तो जब हम वेलनेस न्यूरोथेरेपी की बात करते हैं कि इसके माध्यम से लोगों को ठीक करना, उन्हें फिर से स्वस्थ करना, क्या केवल एक दिन में ये हो सकता है, या कोई भी जो रोगी है उसे बार बार आना पड़ता है? अगर मान लो उसका रोग का कारण है एसिड एल्कलाइन बहुत एक्सेसिव इम्बैलेंस हो रखे हैं, तो मजेदार ये है कि एसिड एल्कलाइन अगर बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रखे हैं तो उनको 2 से 4 दिन में ही बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर घुटना दर्द किसी अन्य बीमारी के कारण आया है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी हो गई, पहले उस समस्या को ठीक करना, तो उस समस्या पर काम करने के लिए ये 20 दिन, महीने, लेकिन हाँ बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है। 5 दिन से लेकर के 2 से 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट घुटने दर्द की समस्या खत्म हो जाती है। ऐसा मेरा लाखों पेशेंट्स का अनुभव है। यानी अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे पहले से कोई समस्या नहीं है, केवल घुटना दर्द ही है, हाँ, तो 5 से लेकर 10 दिन तक या महीने तक में बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है जब हम अलग अलग थेरेपीज़ की बात करते हैं तो अब हम वेलनेस न्यूरोथेरेपी के संबंध में बात कर रहे हैं, क्या इससे जुड़े हुए कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? नहीं, बिल्कुल। मजेदारी तो यही है कि न्यूरोथेरेपी किसी प्रकार का, न्यूरोथेरेपी मतलब क्योंकि वैदिक है, हमारे जो ग्रंथों ने और हमारे जो ऋषियों ने हमको जो दिए ना चीजें, जैसे योग, अब योग का क्या साइड इफेक्ट है? अब मैं चाहूं अपने घुटने को मरोड़ना तो अलग बात है जी, पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही जो हमारी ये वेलनेस न्यूरोथेरेपी, जिसको हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा के रूप में जानते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओनली हाँ साइड इफेक्ट है। कैसे?
घुटने दर्द का इलाज कराने आएंगे, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। आप आए थे घुटना दर्द ठीक कराने, आपके कंधे में और गर्दन में भी तकलीफ थी, वो भी ठीक हो गई। साइड गुड इफेक्ट्स हैं। गुड साइड इफेक्ट है। ठीक है। और इसी के साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हम अपने खान पान की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि एडल्ट्रेशन बहुत है, कि आप कुछ भी खाते हैं उसमें मिलावट हो सकती है, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पानी भी जो हम पीते हैं शायद उसमें मिनरल्स या वाइटामिन बहुत कम होते हैं। तो अब खान पान में किस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, इनका नियमित समय पर सेवन करना चाहिए? जी सिमरन, जो खान पान है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये हमारे एक केवल भोजन नहीं है, 7 धातुओं में वो परिवर्तित होता है जी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसी 7 धातुओं में ये जाता है। जब हम उसको खाते हैं, ये 7 धातुओं में से ही एसिड एल्कलाइन को इम्बैलेंस करना और वात पित्त कफ को इम्बैलेंस करने का कारण बनता है। ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर घुटना दर्द आ गया तो हम न खाएं, और न आए उसके लिए हम क्या खाएं, मैं दोनों विषयों के बारे में बात बताऊंगा। पहले तो अगर आ गया है तो शरीर में जो वायु बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वायु बढ़ाती हैं, यानी जो एसिड एल्कलाइन को भी इम्बैलेंस करती हैं, अर्धनारीश्वर को विकृत करती हैं, इम्बैलेंस करती हैं। उनमें से कढ़ी, राजमा, चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी, मटर और बीन्स। लोग कहेंगे ये तो कॉमन, तो हम यही खाते हैं, तो इसके अलावा क्या खाना शुरू करें? वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। ये वादी की चीजें हैं, वायु करती हैं। आपको घुटना, किसी को दर्द हो, एक दिन शाम को कढ़ी खा लो, रात को देखो कितना मजा आएगा। राजमा खा लो, चावल खा लो, अगले दिन दर्द आएगा, पक्का आएगा। तो वायु की चीजों को हमें आगे आए तो रोकना चाहिए, पर एक यंग जनरेशन के लिए जिसको घुटने की दर्द नहीं है, उसको ये सब खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ये हमारा खाना है, हमारे कंट्रोल में। अब कौन सी चीज़ खाएं जो हमारे कंट्रोल में है? तो घिया, तोरी, टिंडे, परवल, मेथी, बथुआ, पालक, सरसों, मूंग की दाल, ये हमें खाना चाहिए। रात के समय पर दाल, दही, सलाद और फल, ये नहीं खाना चाहिए। पहले भी बोलते थे कि दिन में खीरा हीरा, रात को खीरा पीड़ा, ऐसे हमारे पूर्व जो बोलते थे, क्योंकि रात को खीरा जो है वो गैस करता है। और आजकल कॉमन लोग वही रात को ही खीरा खाते हैं, रात को ही दही खाते हैं। आप पंजाबी परिवारों के अंदर देखो या हमारे उत्तर भारत के परिवारों में देखो, रात को ही पूरी थाली सजी होगी, उसके अंदर दाल भी होगी, राजमा भी होगा, सब कुछ होगा। वो सभी खराब है। ऐसे ही खाना, लेट नाइट खाना खाने से भी वायु बनती है, क्योंकि जठराग्नि हमारी मंद हो चुकी है, खाने को पचाने की ताकत हमारी कम हो गई है, और हम सारा भारी भोजन रात को खा रहे हैं। इसीलिए वो दिन में खाइए, सुबह खाइए, रात को हल्का भोजन कीजिए। दलिया है, खिचड़ी है। अब खिचड़ी में चावल भी है, दाल भी है, वो रात को भी खाई जा सकती है, दिन में भी खाई जा सकती है, सुबह भी खाई जा सकती है, कभी भी खाई जा सकता है। दाल और चावल अलग खाएंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन जैसे ही उसको हम खिचड़ी के रूप में बना लेंगे तो उसकी तासीर बदल जाती है, तो हम इसको हम खा सकते हैं। ऐसे ही बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जैसे अखरोट। अगर घुटने दर्द आ गए तो रात को भिगा हुआ 1 अखरोट खाइए, 4 बादाम खाइए। अगर बहुत ज़्यादा शुगर बहुत हाई लेवल का नहीं है तो आप किशमिश खा लीजिए, 1 अंजीर खा लीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ड्राई फ्रूट्स किसी को भी नुकसान नहीं करते। काजू केवल हार्ट के रोगी को नुकसान करेगा, अदरवाइज तो सारे खा सकते हैं। तो कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना और क्या नहीं खाना, अगर हमारे को ये ध्यान में रहेगा तो हमारे घुटने दर्द की समस्या से हम बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। यानी सही समय पर सही आहार खाना, उसका सेवन करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे भागते दौड़ते जीवन में, जहाँ हर रोज़ हमें काम करना है, ऑफिस भी जाना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते ये रूटीन। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? ये हमने सोचा है कि हम मैनेज नहीं कर सकते। आप काम किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। कपड़ा और मकान और अपने लिए। बिल्कुल। अरे भाई, बिना घुटनों के आपकी जिंदगी है ही नहीं। तो आपको घुटना चाहिए या पैसा चाहिए, बताओ? तो अपने लिए कर रहे हैं तो भाई एक काम करो, घंटा 1.5 घंटा आगे पीछे कभी हो गया जी तो शरीर मैनेज कर लेता है जी। लेकिन आज सुबह लेके गए तो दोपहर तो भी हो गया, शाम तक भी हमने भोजन नहीं किया तो वायु बनेगी। तो उसके लिए है
10 मिनट का समय निकाल लो भाई, सब व्यस्तता में से खा लो, उसके बाद फिर काम में लग जाओ, कौन मना करता है। बिल्कुल, तो यानी ये बैलेंस जो है वो हमें खुद ही क्रिएट करना है। खुद ही करना है। तो आजकल जब घुटने दर्द की समस्या होती है, अक्सर हमने ये देखा है बहुत से लोग जो हैं वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी करवाते हैं और बहुत से सलाहकार जो हैं, विशेषज्ञ जो है वो इसकी सलाह भी देते हैं। तो जब हम वेलनेस न्यूरोथेरेपी की बात करते हैं, क्या ये बिना सर्जरी के ही ये घुटने का दर्द ठीक कर सकते हैं? 100%। मेरे पास ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं जो रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे थे, वो गलती से वो मेरे पास आ गए और उसके बाद उनकी नेचुरल सर्जरी, मतलब जो नी है उसका दर्द खत्म हो गया, इन्फ्लामेशन खत्म हो गई। जो बहुत बार डॉक्टर्स कह देते हैं कि गैप खत्म हो गया है, तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर आरोग्यपीठ आचार्य रामगोपाल दीक्षित के नाम से जो है, उस पर मैंने एक्सरे के साथ ऐसे कुछ वो डाले हैं कि देखो इसमें गैप खत्म हो गया लेकिन दर्द नहीं है, और इसमें पूरा गैप है फिर भी दर्द है। ये मैंने ऐसी बात बोली है। गैप कम हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द होगा, इन्फ्लामेशन है इसका मतलब है दर्द, वायु अधिक है इसीलिए है दर्द। तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं, न्यूरोथेरेपी से इसके घुटने का जो इन्फ्लामेशन है वो कम कर दिया जाता है, मूवमेंट अच्छी हो जाती है, और व्यक्ति जो 6-6 साल 10 साल से चौकड़ी नहीं लगाई थी, ज़मीन पे बैठा नहीं था, हमारे यहाँ आकर के आराम से ऐसे ध्यान कर रहा होता है चौकड़ी लगा के। तो बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे पास नेचुरल घुटने ठीक करने का है। इसलिए रिप्लेसमेंट की, हाँ बहुत एक्सेस हो गया, हमसे भी ठीक नहीं हुआ तो रिप्लेसमेंट करा लो, मना तो नहीं करते, पर तुरंत रिप्लेसमेंट पर न जाकर न्यूरोथेरेपी से नेचुरल उसको रिवर्स करना चाहिए। और इसी संबंध में क्या कोई ऐसी विशेष बात है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? मैं अभी पीछे अमेरिका मुझे बुलाया था, मेरे काफ़ी शिष्य हैं सारे दुनिया के अंदर, तो उन्होंने बुलाया था, तो बहुत मैं अपना समय शेड्यूल निकाल कर वहाँ गया और 6 दिन के बाद ही मुझे वापस आना था। तो आते समय जहाज में एक बड़ा बुजुर्ग, 80-85 साल की उम्र होगी उनकी लगभग, तो वो भी आ रहे थे। तो हम जहाँ बैठे थे तो मैं बैठ कर के पीछे गया खाना खा के थोड़ा टहलने के लिए, तो मेरा साथी भी वहाँ से निकल कर आया, तो उसने उस बुजुर्ग को देखा कि वो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है और चेहरे में बड़ा उदास है। उसने ऐसे पूछ लिया, अंकल क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटा मेरा घुटना मूव नहीं कर रहा, मुझे वॉशरूम आ रहा है, मैं जा नहीं सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो तुरंत मेरे पास गया और उन्हें पता था कि मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग हैं जिनको घुटने की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, क्या उसको कुछ हो सकता है? तो मैंने, हो तो सकता है पर जहाज़ का मामला है तो पहले हमें बात करनी चाहिए। तो मैंने जो एयर होस्टेस थी उसको कहा कि आप मेरे साथ आएंगे, वो उनको तकलीफ है, क्या उनको हम लेकर आ सकते हैं यहाँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ आ सकते हैं। क्या आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं? मैंने हाँ। उनको लेकर आए, उन्हीं की सीट पर बिठाकर जो ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट देने के बाद मुश्किल से 3-4 मिनट हुए होंगे, वो व्यक्ति मूव करने लगता है। इसके वीडियो हमारे सारे उस पर है। और फिर बाद में घूम करके कहता है, अब मेरा ये घुटना भी ठीक कर दो। ये खराब था, ये अच्छा हो गया, और मुझे बहुत ब्लेसिंग और आशीर्वाद देता है कि बेटा तुमने तो, मेरे तो नहीं तो लग रहा था कि मेरा तो यहाँ से वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत यूनिक चीज़ है। इसके प्रैक्टिकल, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सारा तो एक प्रैक्टिकल का विषय है जो हमारे को दिखा रही है। बिल्कुल। तो क्या कोई व्यक्ति इसे खुद भी ठीक कर सकता है, खुद समझकर इसके बारे में इस पे अपने ऊपर इसका प्रयोग कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। व्यक्ति इसको देखने के बाद कुछ चीज़ें खुद भी कर सकता है, अन्यथा तो घर के लोग भी इसको थोड़ा सा सीख कर, जैसे हमने इसको स्किल में सिखाने के लिए इसके कोर्स भी हमने शुरू किए हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, कॉमन मैन सीख सकता है और कोई भी सीख सकता है। साइंस होना जरूरी नहीं है, बिना साइंस वाला व्यक्ति भी सीख सकता है, आर्ट्स वाला भी सीख सकता है। यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी हैं जो डिग्री के लिए भी हैं, जिनको व्यक्ति इसमें आकर के अपना एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अपनी आजीविका भी चला सकता है और लोगों को ठीक कर सकता है। तो ऐसे हजारों लोग इस समय देश और दुनिया में अपने से सीख करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक बार कोशिश करके तो ज़रूर देखनी चाहिए। यदि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, यदि परिणाम जो हैं वो आपके हक में हैं, तो मुझे लगता है किसी को भी अच्छा लगेगा ये। बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो चाहे नहीं, हम यहाँ पर भी अभी किन्हीं के घुटने को ठीक करके आपको अभी दिखा देंगे। बिल्कुल दर्शकों, हमारे बीच में एक पेशेंट भी मौजूद हैं जो घुटने के दर्द से पीड़ित हैं, तो चलिए प्रैक्टिकली उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जी, तो मैं आके उनको देखता हूँ। तो मैं पहले इनका अलाइनमेंट चेक कर लेता हूँ
अर्धनारीश्वर का इम्बैलेंस कितना है इनके। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और कमर एकदम सीधी। मैंने इनके स्पाइन पर ऐसे हाथ लगाया। लगाने के बाद में जहाँ ढलान खत्म हुआ, इस जगह पर जहाँ हमारी किडनी का एरिया है, स्पाइन से 2 अंगुल राइट और 2 अंगुल लेफ्ट में चुभाऊंगा। आप मुझे बताना चुभन किधर ज़्यादा है, ठीक है। मैंने इधर राइट साइड चुभाया और इधर लेफ्ट साइड चुभाया, तो आपका राइट साइड में चुभन थोड़ा ज़्यादा है या लेफ्ट साइड में ज़्यादा है। इनको एसिड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इनको भी एसिड बढ़ा है। तो ये अर्धनारीश्वर के हिसाब से इनका एसिड इंक्रीज है, इसीलिए इनके दर्द घुटने में आ रहा है। सर क्या इसे किसी और तरीके से भी चेक किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चेक किया जा सकता है। और चेक करने के लिए खड़े रह करके भी और लेटा कर और बिठा कर, तीनों तरह से हम इसमें चेक कर सकते हैं। पहले हम इनके घुटनों की पोजीशन देख लेंगे, ऐसी ही, ऐसे ऐसी। अगर ये देखें तो मैं देख रहा हूं कि इनके दोनों घुटने, माना एक पैर आगे बैंड नहीं है, दोनों समान हैं। और एड़ियों को भी देखा तो यहाँ से समान है। कभी किसी का जब घुटना ठीक से मुड़ता नहीं तो हल्का वो आगे ऐसे रहता है, पूरा सीधा नहीं आता, ऐसा पूरा स्ट्रेट नहीं होता, लेकिन इनका ये बिल्कुल ठीक स्ट्रेट है। ऐसे ही दोनों घुटनों के अंदर इनका हमने देखा तो नौकनी भी नहीं है। दोनों एड़ी मिलाओ, हाँ थोड़ा नौकनी है, थोड़ा पैर खोलो, नौकनी है इनको। अदरवाइज तो बो लेग्स भी होती है तो घुटने बाहर इधर उधर भी दोनों चले जाते हैं। जैसे खड़े होते हैं तो प्रेशर इधर आ जाता है, ये भी घुटने दर्द के कारण को दर्शाता है। अब आपको धीरे से लेटना है, मैं बैठ करके भी, लेटा करके भी चेक करना चाहूँगा। ऑन बैक लेट जाइए, पीठ के बल, लेकिन करवट लेके जाना, सीधे नहीं जाना, बस आराम से थोड़ा और ऊपर हो जाइए। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है ये देखने के लिए और घुटने की वास्तविक पोजीशन को देखने के लिए मैं पहले बोलूँगा आप अपने इस घुटने को हल्का मोड़ो, पैर मोड़ो, सीधा करो, लंबा कर दो, पैर लंबा कर दो, ये 2-3 बार करो, सीधा करो, ये वाला मोड़ो, सीधा करो। यही घुटना इनका दर्द करता है। इसमें कट की आवाज़ आ रही है, जैसे मैं मोड़ कर रहा हूँ तो चटर की आवाज़ आ रही है, वो इसका मतलब है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो हमने ये देख लिया कि इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब हम यहाँ जमीन पर घुटने को लगाकर हमने देखें यहाँ हमारा स्पेस है कि नहीं है। हाँ, तो इधर हाथ नहीं जा रहा और इधर ऐसा करने पर घुटने के नीचे हाथ जा रहा है, इसका मतलब लेटी अवस्था में घुटना पूरा नीचे नहीं जा रहा है। अब घुटने की कटोरी जो कैप है, ये देखें तो इनका कैप तो फ्री है, घुटने की कटोरी तो फ्री है, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। इसके बाद हम पैरों का अलाइनमेंट भी घुटने में हम जरूर देखें। मैं देख रहा हूं इनको कि कौन सा अलाइनमेंट, एड़ी और पंजे, तो थोड़ा सा यही लेफ्ट वाला पैर इनका थोड़ा छोटा है। आप अगर वहीं से देखेंगे तो ध्यान में आएगा, ये एड़ी अंदर है, ये एड़ी बाहर है, ये एड़ी अंदर है। तो मुझे दोनों पैरों का अलाइनमेंट करना है, पहला काम। फिर लेफ्ट नी का सर्कुलेशन बढ़ाना है, उसको फ्री करना है। ये यहाँ मैं ट्रीटमेंट करूँगा। तो यहाँ सांस लेना, धीरे से सांस लो। ये FP5 पॉइंट है वेलनेस न्यूरोथेरेपी का। छोड़िए सांस लीजिए, बहुत सहज प्रेशर से पूरे पंजे को मैंने अंदर की तरफ ऐसे मोड़ा। सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए। एक एक उंगली और अंगूठे को मैं अंगूठे के बाद उंगली को छोड़ता जा रहा हूँ। सांस लीजिए, सांस छोड़ दिए। अब लास्ट वाली उंगली, रिलैक्स। फिर से एक बार सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इससे घुटने के जो जॉइंट में सर्कुलेशन की कमी है, वो सर्कुलेशन की कमी ठीक होने लगती है। जो स्पेस रिड्यूस हो गया है वो भी ठीक होने लगता है। बस अब हल्का सा मैं नीचे करूँगा, सांस लीजिए, बस रिलैक्स। पहला काम हमने किया। और हल्का सा जो बायां पैर छोटा है उसके नीचे मैंने ऐसे पैर को रख के, हाथ को रख के हल्का इसको प्रेशर दिया, जिससे ये पैर बैलेंस हो जाए। पहला काम हमने किया। दूसरा,
इनके घुटने की कटोरी वैसे लूज थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ इस एरिया अंदर की तरफ दर्द ज़्यादा है, तो इसको मैं हल्की सी पहले यहाँ रबिंग करूँगा। ये थोड़ा दूर कर लीजिए, बस ऐसे मैंने रबिंग की, धीरे से फिर ऐसे मैंने रबिंग की। इससे घुटने का सर्कुलेशन थोड़ा ठीक हो जाएगा। ऐसा करने के बाद फिर अब मुझे ये जंघा इनकी मोड़नी है। लेग का सर्कुलेशन भी बढ़ाना। जंघा मोड़ो, जहां ये जॉइंट पॉइंट है वहां मैंने हल्का अंगूठा रखा, सीधा करो पैर, बस मोड़ो, सीधा करो। बाएं हाथ से सपोर्ट से इनका घुटना मोड़कर सीधा कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, रिलैक्स। फिर से एक बार। मैंने अपने दाएं हाथ के अंगूठे का प्रेशर लेता हूं और फिर छोड़ता हूं। प्रेशर से दबाया, छोड़ा, प्रेशर से दबाया और छोड़ा, बस। अब हल्की से हमने यहां रबिंग कर दी। इसके बाद इन्हें हम ऐसे ट्रीटमेंट इनको अप्लाई करेंगे, यानी अर्धनारीश्वर को संतुलित करने के लिए। तो आप उधर ही करवट ले लीजिए, बस। धीरे से पैर सीधा, गुड, रिलैक्स। अब हमने फिर से राइट जंघा पर अंदर से घुटने के बीच में 3 जगहों पर 3 पॉइंट पर प्रेशर हम देंगे। 6 सेकंड का यहां, फिर बीच में, फिर लोअर एरिया पर 4 से 6 सेकंड का प्रेशर हमने यहां अप्लाई कर रहे हैं। इनको हम 3 राउंड इस प्रेशर का देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अब एक बार उल्टा लेट जाइए। छाती के नीचे तकिया लगा लीजिए, छाती के नीचे तकिया लगा लीजिए, तकिया छाती के नीचे लगा लीजिए। और हल्की सी स्पाइन भी हम क्लॉकवाइज करेंगे, जिससे कि सर्कुलेशन स्पाइन से ठीक हो जाए, बस। हल्का सा, बहुत हल्का, और हल्की सी रबिंग करी। इससे जितनी भी लोअर लिम्स की सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाएगा। अब आप धीरे से करवट लेकर बैठ जाइए, करवट लेके बैठ जाइए। गुड। अब दोनों पैर सीधा करिए, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, ऐसे। दोनों पंजों को अपने आप आगे ले जाओ, फिर वापस लो, फिर आगे लो, वापस लो। अब देखो पहले से ज़्यादा स्मूथ आ रहा है ना? पहले से अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। अब आप करवट लेके खड़े हो जाओ और चल के देखो आपको कैसा लग रहा है। वेरी गुड, बस। हाँ, आइए, वापस आइए, मूवमेंट दीजिए। कैसा लग रहा है? ये घुटना ज़्यादा लाइट हो गया है ना? राइट से लेफ्ट घुटना ज़्यादा राइट हो गया। मतलब क्या है, मैंने सिर्फ इनके लेफ्ट घुटने पर काम किया है। अब इनका एसिड एल्कलाइन भी चेक कर लेते हैं। आओ दोबारा। अर्धनारीश्वर संतुलित हो गया कि नहीं? दोनों पैर मिलाओ। मैंने राइट साइड का प्रेशर यहाँ दिया और लेफ्ट साइड का। अब दोनों तरफ समान हो गया। गुड। तो अब इनका एसिड एल्कलाइन भी समान हो गया। इधर मुंह कर लीजिए। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी की मदद से किस तरह से घुटने का दर्द जो है उसका समाधान किया जा सकता है और कैसे इसे सीखकर, इसे समझकर आप भी अपने घर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दर्शकों, आज हमारा ये जो दूसरा संस्करण है इसे तो हमें यहीं पर समाप्त करना होगा, पर आपको बता दें कि अपने तीसरे संस्करण यानी तीसरे एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं गर्दन के दर्द के बारे में, सर्वाइकल के बारे में। कैसे अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी की मदद से गर्दन का दर्द या फिर सर्वाइकल की समस्या को दूर किया जा सकता है। और अपना अगला संस्करण भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक आप सभी बने रहिए NCERT के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।